हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 10 की मैथ्स की पहली एक्सरसाइज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो हमें एक टर्म निकल के आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं भाई? जब हम किसी चीज का फैक्टर निकालते हैं, मतलब गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड जो होते हैं वो सिर्फ अभाज्य नंबर्स में ही होना चाहिए। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, अभाज्य संख्याओं में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है गुणनखंड में हम 4 ले ले, 6 ले ले, इस तरीके से ले ले तो वो काम नहीं यहाँ पे करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, जो कि हमारा दिया गया है 140। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम हमारी जो लासा वाली जो विधि होती है, जिस तरीके से हम लासा निकालते हैं फैक्टर मेथड से, उसको अपनाते हुए करेंगे। तो ये हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो 2 से तो कटेगी, 2 से कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, ठीक है, जीरो उतार दिया। फिर हमारी सम संख्या आई है, 2 से जाएगी, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर ये हमारा 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 7 एकम 7 कर लेंगे। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे क्या आ जाएंगे? 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 जो है 2 बार है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर गुणे में 5 गुणे में 7। ये इसके क्या हो गए हैं? अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम अपना करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, जो कि है 156, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 156 लिख लेंगे। ये भी हमारी सम संख्या है, 2 से चली जाएगी, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हमारी सम संख्या आई है, 2 से चली जाएगी, 2 तिया 6, ठीक है। और हमारा बच गया है 1। तो अब हमारा ये कितनी बार में चला जाएगा? अब ये हमारा 2 नेम 18, ठीक है। इतना हो गया। अभी हमारी सम संख्या नहीं है, पर ये 3 से चल कट सकती है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये हमारा 13 तो किसी से कटता नहीं है, क्योंकि 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13 कर लेंगे। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या आ गए हैं? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, ठीक है। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 जो है 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर गुणे में 3 और फिर हमारा 13, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला आप क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा नंबर क्या दिया गया है? ये दिया गया है 3825, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3825। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 5 है, 5 से चला जाएगा। 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 3 बच गया हमारा। तो 3 बच गया तो हो जाएगा 32, तो मतलब 5 छक्का 30, 2 बच गया तो हो जाएगा 25, तो पचम 25। फिर हमारा लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, हो गया 26, तो पचम 25 हो जाएगा, एक बच गया, 5 तिया 15, ये हो गया। अब लास्ट डिजिट 3 है, तो और इसका ऐड करके 3 से कट रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स का एडिशन करते हैं, मतलब नंबर को जोड़ते हैं। अगर नंबर का जोड़ 3 से कट रहा है, तब वो हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 3 और 1, 5 और 1 6, 6 में 3 जोड़ा 9, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको 3 से काट सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 3 बचे 15, और 3 एकम 3। फिर ये 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है ना, तो 6 भी 3 से कटता है। इसका मतलब 3 से ये भी चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, और 17 तो हमारी अभाज्य संख्या है ही, 17 किसी से जाएगी नहीं, तो 17 एकम 17 कर दिया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ गए? 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 17, ठीक है। गुणे में क्या हो गया हमारा? 17। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? छोटे वाले नंबर्स को पहले कर लेंगे, चाहे तो ऐसा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बढ़िया लगे इस वजह से इस तरीके से कर दे रहे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 17। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है चौथा, 5005।
इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को 5005। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, वही लास्ट डिजिट जो है वो हमारी क्या है 5 है, तो 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5, जीरो उतारा, फिर जीरो उतारा, 5 एकम 5। अब हमारा ये कितना आ रहा है, 1001 आ रहा है। तो ये जो नंबर होता है वो हमारा किससे कटता है, ठीक है, ये हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 नियमा 99, एक बचा, और 11 एकम 11। ठीक है, और ये हमारा 13 सत्ते 91 या 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 या 21। फिर हम 13 से कर लेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, अगर आपको टेबल में पकड़ अच्छी है ना तो आप तुरंत कर सकते हो, वरना आप सोचते रह जाओगे ये 1001 किससे कटेगा और 91 किससे कटेगा, तो आप फंस जाओगे। तो टेबल्स में ना आप अपनी पकड़ बना के रखिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पहले लिख लेते हैं, फिर 7 लिख लेते हैं, फिर 13 लिख लेते, फिर 11 लिख लेते हैं, फिर 13 लिख लेते हैं। 13 पहले लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आपको फिर से बता रहे हैं। अब हमारा फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब फिफ्थ वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे करे ले रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ पे करे ले रहे हैं, जो कि है हमारा 7429, ये है हमारा। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे 7429। अब हमको देखने से तो पता नहीं चल रहा है किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो इनको ऐड करके देखो, 7 4 11, 11 में 2 जोड़ा, कितना हुआ 13, और 13 में 9 जोड़ा, तो हमारा हो जाएगा 7 4 11, 2 हमारा हो गया 13, 13 में 9 जोड़ा तो 22 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 से नहीं घटता है, मतलब ये हमारा 3 से तो नहीं जाएगा। फिर हम इसको किससे करके देखते हैं, कोई विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही हम देखेंगे, ऐसा नहीं आप 4 से चेक कर रहे हो, 6 से चेक कर रहे हो, ऐसा करना है। ठीक है, तो अगर आपको, वही बात है, अगर आपको टेबल अच्छी मतलब अच्छे से पता है ना तो आपको पता चल ही जाएगा, ये हमारा 17 से कट जाएगा। ठीक है, 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68। ठीक है, तो 17 चक्कू हमारा चला जाएगा 68 में। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बचा। 6 बचा मतलब 62 हो गया। तो 17 यहाँ क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ पे था क्या हमारा 62 था। ठीक है, तो बचा कितना 11 बचा, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हमारा 13 से चला जाएगा। ठीक है, 13 से चला जाएगा, 13 से नहीं 23 से चला जाएगा, सॉरी 23 से चला जाएगा। ठीक है, 23 एकम 23, बचा हमारा 20, और 23 नेमा में हमारा ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 19 एकम 19 कर देंगे। तो इसके जो है बड़े कॉम्प्लिकेटेड आए हैं। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी पकड़ अच्छी होगी, किसमें, टेबल्स में। ठीक है, तो ये इसके कुछ अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन पहले से ही लगे लगाए हुए हैं। ठीक है, जब हमने आपको पहले पढ़ाया था, ये तब की क्लास है। हम चाहते थे कि आपका रिवीजन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। इसमें पहला क्वेश्चन था नहीं, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन जो है कवर करा दिया। अगर आपको प्रॉपर क्लास जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो क्लास देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, एक दिन में हमारी एक एक्सरसाइज खत्म होगी। जैसे कि आपके एग्जाम्स जो है पास में आ रहे हैं, आपको क्विक रिवीजन करना है, तो आप इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाते हुए एक एक चीज समझाते हुए चलूंगी, जिससे ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच
कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF इंटू एलसीएम होता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूले के बारे में, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है एलसीएम गुणे में HCF इज इक्वल टू पहला नंबर गुणे में दूसरा नंबर, मतलब लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है HCF और एलसीएम जो है वो हमें ज्ञात करना है, और इन्होंने हमको ये फॉर्मूला देकर रखा ही है। फिर इन्होंने हमको दो नंबर दे दिए हैं। अब दो नंबर हमको जो इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, इनका क्या करना है, दोनों नंबर्स के हमें फैक्टर्स निकाल लेने, गुणनखंड निकाल लेने। ठीक है, तो 26 के फैक्टर जब हमने निकाले तो हमारे पास क्या आए हैं, 2 और 13 आ गए हैं। क्या है, 2 और 13 आ गए हैं। ऐसे ही 13 के फैक्टर जब निकाल, मतलब 91 के जब फैक्टर निकाले तो हमारे पास 13 सत्ते 91, 13 और 7 आ गया है। जब हमें HCF निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, कॉमन वाला लेते हैं। तो दोनों में कॉमन जो है वो हमको क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 13 हमारा HCF हो जाएगा। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखते हैं, मतलब सारा सब कुछ लिखते हैं। बस कॉमन वाले जो होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो इस हिसाब से इनकी गुणा होके हमारा 182 आ जाता है। फिर इन्होंने कहा है सिद्ध करो कि मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो हम यहाँ पे वही हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182 करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 26 गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा, ये हमारा RHS हो जाएगा। तो इनकी इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं 26 और 91 की तो 2366 आता है। ऐसे ही RHS हमारा जो कि है 13 गुणे 182, इनकी गुणा करते हैं तो भी हमारा 2366 आता है। इस हिसाब से दोनों हमारे बराबर आ गए और इन्होंने कहा था ये चीज प्रूव करो, हम प्रूव करके ले आए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि है 510 और 92। 510 और 92, इसमें क्या कर, सबसे पहले हमें 510 के गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, गुणनखंड आपको निकालने आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। 2 से करेंगे, 2 पंच 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10 कर दिया। इस तरीके से 5 25 और 5 एकम 5, फिर 3 से कर लिया, 17 बार में चला गया, 17 एकम 17। ऐसे ही 92 की हमने निकाल लिए। तो 510 के गुणनखंड हमारे क्या आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23, ये आ गया। अब हमारा कॉमन हमको क्या दिख रहा है, भाई दोनों में कॉमन की बात की जाए तो दो जो है कॉमन है, ये दो और ये दो हमारा कॉमन है, इसके अलावा हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो दो जो कॉमन है सिर्फ, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और एलसीएम में हमने आपको क्या बताया था, कॉमन वाला जो है वो सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा। ठीक है, एक ही बार ले लिया, लेकिन दो और था हमारे पास एक्स्ट्रा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे स्क्वायर लग गया। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास था, 3 5 17 और 23 और ये वाला 2, सबको हमने लिख लिया, इनकी गुणा कर ली तो हमारा कितना आ गया है, 23,460 आ गया। ठीक है, अब हमारा एलसीएम भी आ गया और HCF भी आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, इनकी गुणा की हमारे 46,920 आया, और HCF इंटू एलसीएम किया तो इसकी गुणा भी हमारी सेम यही आई, मतलब ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको करते हैं 336 और 54 को करते हैं। 336 के एलसीएम जो है वो हमने इस तरीके से एलसीएम किया, इसके गुणनखंड हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे अधूरा लगा है क्या, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर हमने 2 से कर लिया, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छंगे 12, फिर हम इसको 2 से करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर हम इसको 7 से कर लेंगे। तो ये सारे गुणनखंड हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर हम 54 के करेंगे। ठीक है, 54 के गुणनखंड किए तो हमारे पास ये आ गए। तो ये हमारा यहाँ पे शायद कुछ मिस हो गया, मतलब कि प्रिंट नहीं हो पाया, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए सेव करते टाइम गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब सही है। ठीक है, तो 3 तिया हमारा 9 हो गया, फिर इसको हम क्या कर देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये सेम हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। HCF की बात करेंगे जो कॉमन होगा, जैसे कि 1 2
और एक 3 जो है, इसके अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 गुणे 2 जो मतलब 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में हम क्या लेंगे, इन कॉमन में मतलब 6 ही लेंगे, और इनके अलावा जो भी है वो सारा हम ले लेंगे। तो हमारी इस तरीके से गुणा करके ये आ गया। अब नेक्स्ट जो है, इसको हम इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कि लासा गुणे मासा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है, उसको हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है एलसीएम तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा की, तो हमारा 18,144 आया। और ये एलसीएम गुणे एचसीएफ किया तो भी हमारा 18,144 आ गया। इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा राइटिंग का इशू रह रहा हो, क्योंकि मैंने ये तब पढ़ाया था जब मेरी राइटिंग जो है इस पे अच्छी नहीं बन पा रही थी। अब फिलहाल मेरी राइटिंग इस पे अच्छी है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम जो है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12, 15 और 21। 12 के गुणनखंड हमारे 2, 3 दूनी 4, 3 12 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड निकाला है। 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5, और 21 के गुणनखंड जो है वो 3 गुणे में 7 निकल के आए। जो कॉमन होगा, कॉमन जैसे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जो तीनों में अगर जो नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और कॉमन के अलावा जो भी हमारे सारे के सारे होंगे उनको हम लिख लेंगे। जैसे कॉमन तो हमारा 3 था, तो 3 को हमने एक ही बार लिखा। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, इनको भी सारे के सारे लिख लिए। इस तरीके से हमारा एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है 420 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 17, 23 और 29 दिया है। 17 जो अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है, जब अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड में एक तो आएगा ही। तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं, तीनों का हम कर देंगे गुणा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 11,339 दिया गया है। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि हमारे पास 8, 9 और 25 दिया गया था। तो 8, 9, 25 हमने 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लिया, और 3 तिया 9 कर लिया, पचम 25 कर दिया। इनमें कॉमन आपको कुछ भी दिख रहा है तो आंसर होगा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में हमारा जब कुछ कॉमन ही नहीं था तो इन तीनों की ही हमारी आपस में गुणा हो जाएगी, तो 1800 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया है एचसीएफ जो है 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया गया है। एलसीएम जो है 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। मतलब दो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं 306 और 657। इनका एचसीएफ जो है वो हमारा 9 दिया गया है, एलसीएम निकालो। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमको एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है, और दोनों संख्या सॉरी एचसीएफ पता है, एलसीएम नहीं पता है, और दोनों संख्या हमको पता है। तो एलसीएम जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बटे में हमारा एचसीएफ चला जाएगा, क्योंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर के उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, और हमारा एचसीएफ जो है वो 9 दिया गया था। इनको काटेंगे पीटेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे पीटेंगे तो इस तरीके से एलसीएम जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2338। प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो इसके यही इसी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा पांचवा। ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कोई इन्होंने क्या बताई है, n बताई है। तो इन्होंने कहा 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम 6 का मतलब क्या समझते हैं, 6 जो होता है वो हमारा 2 गुणे में 3 होता है, यही तो होता है ना। तो हम
6 के गुणे में ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे हमारा 0 बने। अब 0 हमारा तब बनता है जब हमारे पास कोई, मतलब एक तो नंबर हमारे पास 5 होना चाहिए, दूसरा हमारे पास नंबर कोई इवन होना चाहिए, और सबसे छोटा इवन नंबर की बात कर, इवन मतलब सम नंबर की बात करते हैं तो वो हमारा 2 होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, 6 का गुणनखंड करने पर 5 गुणे 2 नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि 6 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे में 3 आ रहा है, पर हमें 0 प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, ये 5 और 2 होना चाहिए। ठीक है, या 5 और 4 हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब कोई इवन नंबर होना चाहिए 5 के साथ, 5 तो होना ही चाहिए। जैसे कि 2 है पर 5 नहीं है, वही बात यहाँ पे लिखी है, 6 का गुणनखंड करने पर 5 गुणे 2 नहीं आता है। अतः यहाँ पर 6 का घात लगाने पर भी 5 के गुणनखंड में नहीं आता है। मतलब हम 6 की घात निकाल के देखते हैं, जैसे 6 की घात 1 का मतलब 6, 2 गुणे 3 हुआ, 6 की घात 2 हमने किया तो 6 गुणे 6, तो भी हमारा 5 नहीं आया। 6 की घात 3 किया तो भी हमारा 5 नहीं आया। अब हम क्या आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे 5 नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इन्होंने कहा था कि n हमको एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें 6 की पावर n करे, तो यहाँ पे ये 6, ये इसकी वैल्यू जो है 0 पे समाप्त हो, लेकिन वैल्यू जो है वो 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि 6 की पावर कर लो चाहे 6 ले लो, उसके गुणनखंड में कभी 5 नहीं आ रहा। अगर 5 आ जाता तो हमको 0 मिल जाता, लेकिन इसके गुणनखंड में कभी 5 आ नहीं रहा है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आगे है क्या, अच्छा अधूरा इधर लिखा है। यहाँ पे लिखा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो है, ठीक है, इसको ले लेंगे। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है क्या जो आएगी उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे ही ये वाला नंबर ले लेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी उसका गुणनखंड निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने क्या किया, वो जो नंबर था इसको सॉल्व किया। जैसे कि 7 गुणे 13 था, गुणे में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 था, 13 दोनों में था, 13 कॉमन ले लिया। ये इजी तरीका हो गया सॉल्व करने का। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड जो है वो हमारे ये आए। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने, ये हमारा 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और प्लस 5 था। तो दो, ये जब गुणा वाली कोई चीज होती है, सिर्फ गुणे के चिन्ह होते हैं, तो वो हमारा एक हिस्सा माना जाता है, और प्लस के उधर वाला दूसरा हिस्सा माना जाता है, प्लस हो या माइनस हो। देखो क्या होता है कि गुणा जो होता है हमें मिलकर रहने की बात करता है, पर प्लस माइनस जो होता है वो अलग करने की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कॉमन लेके, तो हमारा यहाँ पे गुणनखंड, जैसे कि यहाँ पे 1008 बना, तो 1008 के जब हमने गुणन किए खंड किए तो हमारे कुछ ये गुणनखंड आए। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये संख्याएं आ गई, यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये गुणनखंड आया। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 18 ये भाज्य संख्या है। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या था, एक बार फिर से देख लो। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये बताओ ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। भाई भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 या 2 से कम है, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। वैसे अभाज्य संख्याओं में 2 ही गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे 2 से कई ज्यादा गुणनखंड है, यहाँ पे भी 2 से कई ज्यादा गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे
दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप याद रखना कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद घंटी बजेगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें लासा ही निकाला जाता है। तो कौन कौन है हमारे पास, सोनिया है और दूसरा कौन था, रवि। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने क्या बोला है, एलसीएम निकालना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ वही बात हमने यहाँ पे लिख दी, सोनिया को समय लगता है 18 मिनट, रवि को समय लगता है 12 मिनट। अतः दोनों को समय, एक समय पर मिलने का समय क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 मतलब 2 दूनी 4 या 12 या 36 मिनट लगेगा। तो इनको पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे, वे कितने समय बाद, 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गए हैं। और आपको ये सोल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय।